Today we will discuss ultraviolet radiation. Hey, this is Neha and you are watching Physio Sinha. इस वीडियो में हम बात करेंगे about ultraviolet radiation and production of ultraviolet radiation for therapeutic purposes. First हम देख लेते हैं what is ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation एक electromagnetic energy है and UV rays इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रेज एंड एक्स रेज के बीच में लाई करता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विजिबल रेज एंड एक्स रेज के बीच में प्रेजेंट है। ये एक्स रेज और विजिबल रेज के बीच में लाई कर रहा है। इट्स वेवलेंथ लाइज बिटवीन 10 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर and here 1 meter equal to 10 to the power 9 nanometer. UV radiations are invisible to the human eye. Therapeutic part of ultraviolet spectrum may be divided into ultraviolet A, ultraviolet B and ultraviolet C. इनको इनके वेवलेंथ के बेस पे कैटेगराइज किया गया है। First is ultraviolet A. The wavelength of ultraviolet A lies between 400 and 315 nanometer. UVB. The wavelength of ultraviolet B lies between 350 nanometer and 280 nanometer. Next is ultraviolet C. Its wavelength lies between 280 nanometer and 100 नैनोमीटर। इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम। हियर अल्ट्रावायलेट ए जो है वो 400 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है एंड अल्ट्रावायलेट बी जो है वो 350 नैनोमीटर एंड 280 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है एंड अल्ट्रावायलेट सी 280 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेनिट्रेशन ऑफ डिफरेंट अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी रेज हमारे स्किन में कहाँ तक पेनिट्रेट हो रही हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं अल्ट्रावायलेट ए। हमारी स्किन की जो डर्मिस लेयर है वहां तक अल्ट्रावायलेट ए यानी कि यूवीए रेज पेनिट्रेट करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रावायलेट बी के बारे में। अल्ट्रावायलेट बी जो है वो हमारे स्किन के डीप एपिडर्मिस लेयर तक पेनिट्रेट करती है। नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट सी। ये हमारे स्किन के सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक पेनिट्रेट करती है। बोथ अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, बट अल्ट्रावायलेट सी जो है ये डायरेक्टली अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। इट इज फिल्टर्ड आउट बाय द ओजोन लेयर। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट ए के बारे में। अल्ट्रावायलेट ए, इसको हम लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं। ये नॉन आयनाइजिंग है एंड इट प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस इन मेनी सब्सटेंसेस। अल्ट्रावायलेट ए का हम अपने स्किन पर इफेक्ट देख लेते हैं। इट कॉजेस एरिथमा विदाउट पिगमेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट बी के बारे में। अल्ट्रावायलेट बी को हम मिडिल वेव अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं। ये नॉन आयनाइजिंग है। इसका इफेक्ट देख लेते हैं हमारे स्किन पर। इट प्रोड्यूसेस मोस्ट स्किन एरिथमा विथ पिगमेंटेशन। अल्ट्रावायलेट बी स्किन टैनिंग को भी कॉज करता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट सी के बारे में। अल्ट्रावायलेट सी को हम शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं। इट इज आयोनाइजिंग एंड इसमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी हमने देखा था कि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी नॉन आयोनाइजिंग नेचर के होते हैं, बट हियर अल्ट्रावायलेट सी जो है
वो आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अल्ट्रावायलेट सी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। Ultraviolet C is filtered out by the ozone layer. ये तो हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स है सन, बट थेराप्यूटिक पर्पज के लिए इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है एंड फॉर दिस सम फॉर्म ऑफ जनरेटर इज यूज्ड। कुछ जनरेटर्स के नाम हम देख लेते हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट इज मरकरी वेपर लैम्प, सेकेंड इज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, थर्ड इज थेराक्टिन टनल एंड द फोर्थ वन इज PUVA apparatus. This is the image of a traditional ultraviolet lamp. फर्स्ट हम बात करते हैं मरकरी वेपर लैम्प के बारे में। मरकरी वेपर लैम्प एक गैस डिस्चार्ज लैम्प है। यहाँ पर हमने एक नया टर्म देखा जो कि है गैस डिस्चार्ज लैम्प। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि गैस डिस्चार्ज लैम्प क्या होता है। गैस डिस्चार्ज लैम्प एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है जो आयोनाइज्ड गैस के थ्रू लाइट को जनरेट करता है। तो यहाँ पर भी इसी फिनोमेना का यूज करके हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जनरेट करते हैं। मरकरी वेपर लैम्प थेराप्यूटिक पर्पज के लिए अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट मरकरी वेपर लैम्प वाज इन्वेंटेड इन 1901 बाय पीटर कूपर हैविट। The disadvantage of mercury vapor lamp is that it produces a certain proportion of short ultraviolet rays. मरकरी वेपर लैम्प दो तरह की होती है। फर्स्ट इज एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प एंड सेकेंड वन इज वाटर कूल्ड मरकरी वेपर लैम्प। इसको हम क्रोमेयर लैम्प भी कहते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प के बारे में। एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, इसको हम हाई एल्टीट्यूड लैम्प भी कहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। इट इज यू शेप ट्यूब जो कि क्वार्ट्ज का बना होता है एंड ट्यूब के एंड पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को मेटल कैप से इनक्लोज कर दिया गया है। दोनों साइड ट्यूब के यही किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है एंड इस इलेक्ट्रोड को मेटल कैप से इनक्लोज कर दिया गया है एंड क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर आर्गन गैस प्रेजेंट है एट लो प्रेशर एंड स्मॉल अमाउंट में मरकरी भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम सर्किट देख पा रहे हैं जिसमें करंट का फ्लो होता है। देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं हम। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प यू शेप के क्वार्ट्ज ट्यूब का बना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ट्यूब को बनाने के लिए हम क्वार्ट्ज का यूज क्यों करते हैं। ट्यूब क्वार्ट्ज का इसलिए बना होता है बिकॉज ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है एंड ऑल्सो क्वार्ट्ज हैज लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड इट रिमेन undamaged और unaffected in high temperatures। हम ये देख लेते हैं कि यू शेप्ड क्वार्ट्ज ट्यूब है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें आर्गन गैस लो प्रेशर पर प्रेजेंट रहता है। इट इज फिल्ड विथ आर्गन गैस एट अ लो प्रेशर एंड इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी भी प्रेजेंट होती है एंड ये जो मरकरी होती है वो लिक्विड मरकरी के फॉर्म में होती है एंड दिस ट्यूब इज सील्ड एट बोथ एंड्स। ट्यूब के एंड पर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है जिसको मेटल कैप से इनक्लोज कर दिया गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए, दैट इज अबाउट 400 वोल्ट एंड दो मेटल कैप जो लगे हुए हैं ट्यूब के एंड पे उसके अक्रॉस हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं सो दैट कि जो आर्गन गैस प्रेजेंट है आयोनाइज हो जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हम
400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस टू मेटल कैप्स। ट्यूब के एंड पे दो मेटल कैप्स प्रेजेंट है, वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। देन एज अ रिजल्ट ट्यूब के अंदर जो आर्गन गैस प्रेजेंट है वो आयोनाइज हो जाता है। एक बार जब आर्गन आयोनाइज हो जाता है देन इलेक्ट्रोड के बीच में जो नॉर्मल मेन वोल्टेज प्रेजेंट है उसकी वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आर्गन आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल बर्नर के थ्रू मूव करने लगते हैं then as a result it constitute a flow of current across the tube। यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट इज जब करंट का फ्लो होगा उसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन होता है एंड जब हीट प्रोड्यूस होता है देन क्वार्ट्ज ट्यूब में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड मरकरी प्रेजेंट है वो वेपोराइज हो जाएगा एंड जब लिक्विड मरकरी वेपोराइज होगा एज अ रिजल्ट इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट चीज तो हो रही है आयोनाइजेशन ऑफ मरकरी एंड द सेकेंड थिंग इज जब करंट का फ्लो होगा देन इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा एंड पॉजिटिव आयन का मूवमेंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का टू वे मूवमेंट हो रहा है एंड जब टू वे मूवमेंट होगा इसकी वजह से कोलिजन कॉज होगा। जब मूविंग आयंस एंड न्यूट्रल आर्गन एटम के बीच में कोलिजन होगा देन इस कोलिजन की वजह से जो आर्गन एटम आयोनाइज नहीं हो पाए थे उनका फर्दर आयोनाइजेशन होगा एंड एज अ रिजल्ट अ ग्लो ऑफ डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। यूवीआर प्रोडक्शन में तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट इज आर्गन गैस का आयोनाइजेशन, सेकेंड इज वेपोराइजेशन ऑफ मरकरी एंड द थर्ड वन इज आयोनाइजेशन ऑफ मरकरी। अभी हमने मैकेनिज्म में तीनों प्रोसेस को होते हुए देखा, कब आर्गन गैस आयोनाइज हो रही है एंड कब मरकरी का वेपोराइजेशन हो रहा है एंड फर्दर मरकरी का आयोनाइजेशन कब हो रहा है। इतना जो भी प्रोसेस हो रहा है, अभी जो भी हमने मैकेनिज्म में देखा, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट होने में अबाउट 5 मिनट लगते हैं। जब हम बर्नर को स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर अल्ट्रावायलेट प्रोडक्शन तक जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको 5 मिनट लगते हैं कंप्लीट होने में। अभी हमने देखा कि आर्गन और मरकरी का आयोनाइजेशन हुआ है। जब हम लैंप को टर्न ऑफ कर देंगे देन जो मरकरी और आर्गन है वो रिकम्बाइन होने लगेगा एंड ये रिकम्बाइन होकर फर्दर न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है। ये तो हमने देखा अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। अब इसमें देख लेते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज ट्रीडिमाइट फॉर्मेशन। अभी हमने देखा कि बर्नर जो है वो क्वार्ट्ज का बना होता है। जब क्वार्ट्ज बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है यानी कि जब बर्नर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा देन क्वार्ट्ज अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह पाता है। क्वार्ट्ज चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सिलिका एंड इसी को हम ट्रीडिमाइट कहते हैं। क्वार्ट्ज जब दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको हम ट्रीडिमाइट कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रीडिमाइट फॉर्मेशन यूवीआर प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल क्यों है। इट इज हार्मफुल बिकॉज जब ट्रीडिमाइट का फॉर्मेशन हो जाता है देन यूवीआर प्रोडक्शन का जो टोटल आउटपुट है वो कम हो जाता है एज ट्रीडिमाइट जो है वो रेस के लिए ओपेक होती है। जैसे जैसे ट्रीडिमाइट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है वैसे यूवीआर प्रोडक्शन का टोटल आउटपुट भी कम होने लगता है एंड टू प्रिवेंट दिस ट्रीडिमाइट फॉर्मेशन अब ये देख लेते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ट्रीडिमाइट का फॉर्मेशन ना हो। For this, we should replace the whole burner every 1000 hours of UVR production. Second complication is it produces a certain proportion of short ultraviolet rays and infrared rays. ये तो हमने देखा about air cooled medium pressure mercury vapor lamp.
नेक्स्ट टाइप का जो हमारा मरकरी वेपर लैंप है वो है वाटर कूल्ड मरकरी वेपर लैंप। वाटर कूल्ड मरकरी वेपर लैंप, इसको हम क्रूमेयर लैंप भी कहते हैं। क्रूमेयर लैंप एक वाटर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूवीआर जब हम क्रूमेयर लैंप का यूज करते हैं देन इसमें बर्न का चांस नहीं होता है एंड ऑल्सो ये इंफ्रारेड रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्रूमेयर लैंप के थ्रू ओनली अल्ट्रावायलेट रेज का प्रोडक्शन होता है, ये और किसी रेज को प्रोड्यूस नहीं करता है। इन दिस ओनली प्योर अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रोड्यूस्ड। इसका एडवांटेज ये भी है कि इसको हम स्किन सरफेस एंड बॉडी कैविटीज के कांटेक्ट में यूज कर सकते हैं बिकॉज जो हार्मफुल इंफ्रारेड रेज होती हैं सर्कुलेटिंग वाटर उन हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। इट इज अ U-shaped quartz tube and this U-shaped quartz tube is surrounded by a jacket of distilled water। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें वाटर सर्कुलेट होता है सो दैट कि जो लैंप है वो ठंडा रहे एंड ये वाटर जो है वो इंफ्रारेड रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है सो दैट कि केवल इसमें अल्ट्रावायलेट रेज ही प्रोड्यूस होती हैं। ये वाटर पाइप लगा हुआ है, यहाँ से वाटर की सप्लाई होती है। ये आउटर क्वार्ट्ज विंडो है एंड दिस इज इनर क्वार्ट्ज विंडो। इन्हीं दोनों के बीच में वाटर का सर्कुलेशन होता है। इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। इसमें एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर बर्नर होता है। इसकी वर्किंग एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की तरह ही होती है। अभी हमने एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का मैकेनिज्म देखा, इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये एयर कूल्ड मीडियम प्रेशर लैंप से डिफरेंट कैसे है। इसमें यू शेप ट्यूब सर्कुलेटिंग डिस्टिल वाटर के जैकेट से सराउंडेड होता है एंड ये सर्कुलेटिंग वाटर इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। सर्कुलेटिंग वाटर को ठंडा करने के लिए एक पंप एंड कूलिंग फैन को क्रोमेयर लैंप की बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है सो दैट जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है वो हमेशा ठंडा रहे। बर्नर को जो हम बंद करते हैं उसके 5 मिनट बाद तक भी वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है सो दैट कि लैंप ठंडा रहे। क्रोमेयर हेड के सामने वाटर 2 क्वार्ट्ज विंडो के बीच में सर्कुलेट होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट अलाउज ultraviolet radiation to emerge out. Next we will see fluorescent tubes. फ्लोरोसेंट ट्यूब एक लो प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको हम कोल्ड अल्ट्रावायलेट लैंप भी कहते हैं बिकॉज ये लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वर्क करता है। ईच फ्लोरोसेंट ट्यूब अबाउट 120 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड ये ग्लास का बना होता है विच अलाउज लॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज टू पास। ट्यूब के अंदर का पार्ट फॉस्फर से कोटेड होता है। ट्यूब के अंदर फॉस्फर की कोटिंग इसलिए की जाती है बिकॉज फॉस्फर शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड these are re-emitted at longer wavelength. This phosphor-coated tube produces a continuous spectrum between 250 to 280 nanometer and 380 nanometer. मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड में ज़्यादातर लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। Some of the treatment method require the use of long wave ultraviolet rays only without having short waves. In order to achieve this, fluorescent tubes are used. फ्लोरेसेंट ट्यूब का एडवांटेज ये है कि ये कंसिडरल अमाउंट में अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी एज आउटपुट प्रोड्यूस करता है बट इट डज नॉट गिव अल्ट्रावायलेट सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट थैरैक्टिन टनल। थैरैक्टिन टनल एक सेमी सिलिंड्रिकल शेप का फ्रेमवर्क है एंड इसमें 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब लगे होते हैं। हर ट्यूब एक रिफ्लेक्टर से अटैच्ड होता है
एंड ये अटैच इस तरह होता है that an even irradiation of a patient is achieved. Normally, fluorescent tubes with a spectrum of 280 to 400 nanometer are used. डायग्राम हम देख लेते हैं इसका. This is the fluorescent tube. यहाँ पर पेशेंट प्रेजेंट होता है. This is the position of patient. And these are the therapeutic tunnel जिनको हम ट्रीटमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं PUVA एपरेटस के बारे में. PUVA का फुल फॉर्म सोरेलन अल्ट्रावायलेट ए होता है. It is irradiated only with ultraviolet A. PUVA apparatus को एक स्पेशल फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ यूज किया जाता है. फ्लोरोसेंट ट्यूब जनरली एक वॉल पर वर्टिकल बैटरी में लगे होते हैं या किसी बॉक्स के चारों तरफ लगे होते हैं सो दैट कि ये पेशेंट को टोटली सराउंड कर लें. PUVA को जनरली सोरासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है बिकॉज इन दिस a large number of ultraviolet A is required. This form of ultraviolet rays are usually given for 2 hours after the patient has taken a photoactive drug like Soralen. From here its name derived, that is Soralen ultraviolet A. डायग्राम हम देख लेते हैं इसका. This is the PUVA unit. And in these two diagrams, the treatment is given by using PUVA apparatus. Thank you for watching. Do like and share the video with your friends and batchmates and subscribe my channel. If you have any query, you can ask me in the comment section. For notes, you can follow me on Instagram. I have mentioned the link in the description box.